अब हेडिंग लिखेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। देखो भाई, हमारे पास एक ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्या है ये? इस पर एक एक ये ब्लॉक रखा है। ये ब्लॉक का सेंटर है। ठीक है, ये जो ब्लॉक का सेंटर है ये देखो इस पोजीशन में है। हमने इस पर एक फोर्स लगाया। ये फोर्स लगाया हमने, और ये फोर्स है वेक्टर एफ। इस फोर्स के कारण ये जो ब्लॉक है ये चलते चलते आ गया यहाँ। तो जो सेंटर तुम्हारा ब्लॉक का यहाँ था वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये ब्लॉक यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गया है, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम कहेंगे वेक्टर एस। तो इस फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया? एस डिस्प्लेसमेंट कर दिया। हम ये देख रहे हैं कि वेक्टर एफ और वेक्टर एस के बीच में एंगल थीटा है। कितना एंगल है? तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स एफ, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स एफ वेक्टर एफ is given by W equal to vector F dot vector S, और इसी में हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। ठीक, ओके, बना लो, ये नोट कर लो। अब हेडिंग लिखेंगे वर्क डन बाई अ वेरिंग फोर्स। वर्क डन बाई अ वेरिंग फोर्स। देखो बच्चों, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये ओरिजिन है। हमारा एक पार्टिकल है जो इस समय यहाँ है। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है x1। इसे हम कहेंगे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज x1। इस डिस्टेंस को हम पोजीशन कहते हैं। ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है पार्टिकल की उसको क्या बोलते हैं? अब ये पार्टिकल तुम्हारा चलते चलते यहाँ तक आया, और वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा था। जब पार्टिकल यहाँ आ गया तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गई x2, यानी पोजीशन कितनी हो गई इसकी? x2। जो इस पर फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। जब ये पार्टिकल अपने पाथ के पॉइंट ए पर था तब ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस थी x, और इस पर लगने वाला जो फोर्स था
वो था F। ठीक है, फिर हम इस पार्टिकल को ले गए पॉइंट B पर, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। A से B तक की जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटी है, dx। इतनी छोटी डिस्टेंस है कि बिल्कुल A और B बिल्कुल पास पास हैं। वैसे तो ये फोर्स हमारा वेरी कर रहा है, सपोज करो इंक्रीज कर रहा है, तो जब ये पार्टिकल A से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा F की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन A और B इतने पास पास हैं कि A से B पर जाने में फोर्स की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, या इंक्रीज हुई तो नेग्लिजिबल इंक्रीज हुई। तो इन पॉइंट्स के बीच में हम इस फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। वैसे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब जाएगा पार्टिकल तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि A और B के बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो A से B पर जाने में फोर्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, और हम A एंड B के बीच में फोर्स को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा काम ये होगा कि स्मॉल वर्क डन बाई वेरिंग फोर्स, बाई द फोर्स लिख देता हूँ, बाई द फोर्स बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, यानी A और B के बीच में वेरिंग फोर्स ने कितना वर्क किया। अभी हम सिर्फ A से B के बीच का वर्क निकालेंगे। इज गिवन बाई, और उसको dW से रिप्रेजेंट करेंगे, और dW इक्वल टू होता है Fs cos थीटा, होता है ना, F dx cos 0, क्योंकि इस समय F और dx पैरेलल हैं, इसलिए इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि dW इक्वल टू हो गया F dx। अब कहोगे आपने dW क्यों लिखा, dW का मतलब स्मॉल वर्क, इसी तरह से dx का मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब हमको निकालना है कि पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में टोटल वर्क कितना हुआ। तो वर्क डन बाई द फोर्स in displacing from x1 to x2। भाई पार्टिकल यहाँ से चलते 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 जब यहाँ तक आया तो फोर्स ने टोटल वर्क कितना किया वो हम निकाल रहे हैं। तो x1 से x2 तक डिस्प्लेस किया, इसके लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका किया जाता है, dW का। F dx नीचे रहेगा x1 और ऊपर लिमिट क्या रहेगी, x2। ठीक, तो इस तरह से हम बेरिंग फोर्स का वर्क डन निकालते हैं। पहले हम स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो टोटल वर्क डन आ जाता है। ओके, ठीक है, नोट कर लो। आप देखो, इसी वर्क डन को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखो बच्चों, y एक्सेस, x एक्सेस और ये आपका z एक्सेस। मान लीजिए कि पार्टिकल हमारा पहले यहाँ था, पार्टिकल पहले यहाँ था। इस समय इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है
वो है वेक्टर r1। फिर पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करते करते यहाँ ले आए। अब इसका पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर r2। रास्ते में जब ये यहाँ था तो इसका पोजीशन वेक्टर था वेक्टर r। ठीक है, ये पॉइंट A है आपका, इस पर फोर्स लग रहा है वेक्टर F। इस फोर्स की वजह से ये आ गया पॉइंट B पर। वैसे कहाँ से कहाँ तक गया है पार्टिकल? पार्टिकल यहाँ से चलते 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 यहाँ तक गया है। ठीक है, तो एक फोर्स था वेरिंग फोर्स, वो पार्टिकल को यहाँ से खींचकर यहाँ ले गया, पर रास्ते में एक पॉइंट A मिला और एक पॉइंट B मिला। A पर जब पार्टिकल था तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या था? वेक्टर R। फिर जब B पर आ गया तो उसका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर dr। ठीक है, तो जिस तरह से हमने यहाँ dw निकाला था उसी तरह से हम यहाँ भी dw निकाल सकते हैं। तो dw इक्वल टू, जैसे यहाँ था f dx cos 0, तो यहाँ हम केवल लिखेंगे वेक्टर f डॉट वेक्टर dr, क्योंकि डॉट के फार्मूला तुमने पढ़े हैं, उसमें f dr cos थीटा हो जाता है। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू क्या पढ़ा? ए बी कॉस थीटा। तो इसमें अलग से कॉस थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ अलग से कॉस थीटा लिखने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म नहीं था। ये वेक्टर फॉर्म है तो अलग से कॉस थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉस थीटा इसी में छिपा हुआ है। फिर हम टोटल वर्क डन निकालेंगे जब, तो टोटल वर्क डन जब निकालेंगे इसका, तो ये हो गया वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। अब इसमें नीचे लिखा जाएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ऊपर क्या लिखा जाएगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हम इस वर्क डन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नोट कर लें इसको। अब हेडिंग लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ, अब इसमें डेफिनेशन लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी of a moving body is equal to work done by all forces, work done by all forces acting on it, work done by all forces acting on it। देखो बच्चों, मैंने इसमें डेफिनेशन में लिखवाया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे निकालते हैं ना चेंज। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई के एफ माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई के आई। तो ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज। तो W, ठीक है, ये W हो गया। W किसी एक फोर्स का वर्क डन नहीं है, जितने भी फोर्सेज लग रहे होंगे उन सब का वर्क डन है ये। ठीक है, तो इसको लिख दो नीचे से के एफ माइनस के आई इक्वल टू W। अब हेडिंग लिखेंगे प्रूफ।
इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूफ, सपोज दैट a body is moving, suppose that a body is moving with initial velocity u, with initial velocity u, ठीक है, on applying a constant force F, a constant force F, comma, its velocity becomes v after covering a displacement s, देखो इस प्रूफ में मैंने ये मान लिया है कि जो फोर्स लग रहा है वो एक है, सिंगल फोर्स है और कांस्टेंट है, ये मैंने मान लिया है। जबकि डेफिनेशन में मैंने कहा था जितने भी फोर्सेज लग रहे हों सबका टोटल वर्क डन निकाल लीजिए, ठीक। तो हम यहाँ पर एक फोर्स को ही लेकर चल रहे हैं और वो भी कांस्टेंट फोर्स। तुम लोग जानते हो कि फोर्स हमने लगाया है बॉडी पर तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब नीचे से लिखेंगे प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन इन द बॉडी, produced acceleration in the body equal to F upon m, equal to F upon m, ठीक है। अब तुम लोग जानते हो एक फार्मूला तुम्हारे पास होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। हम एक काम करेंगे कि यू स्क्वायर को यहाँ लेफ्ट में ले आएं, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, एक ही जगह पर f अपान m लिख देंगे, f अपान m इंटू एस। अब तुम एक काम करना, m को इधर ले जाना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2fs। इस 2 को भी यहाँ ले जा सकते हो तुम, तो ये हो जाएगा 2 अपान में जाएगा तो हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू fs। जानते हो fs क्या है? ये वर्क डन है। हमने जो फोर्स लगाया है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही लगाया है, ठीक है। फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ये। वर्क डन का फार्मूला मैंने अभी क्या बताया था? वर्क डन का फार्मूला मैंने बताया था एफ एस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर केवल एफ एस लिखा है, इसलिए क्योंकि फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। जैसे इधर फोर्स है, ये फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा इधर है, तो फिर दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0। और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब हाफ m का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू w। एफ एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि w हो गया। हाफ m v स्क्वायर क्या है?
फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई के एफ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई के आई इक्वल टू डब्लू। बस यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, नोट कर लो। अब इसमें जो हमने प्रूफ अभी बताया है ये हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए बताया है, हम वेरिंग फोर्स के लिए भी इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो इसी में हेडिंग लिख देना, प्रूफ फॉर वेरिंग फोर्स, प्रूफ फॉर वेरिंग फोर्स। देखो बच्चों, मैं अभी अभी तुम्हें बता चुका हूं कि जो वर्क डन बाई वेरिंग फोर्स होता है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं ये मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर देखें ध्यान से, उसमें ये होता है पहले डी डब्ल्यू निकालते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर, मैंने ये बताया था ना। इसके बाद मैंने कहा था कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म से हटा करके इस तरह से लिखेंगे तो एफ डी आर क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा यूँ बन जाएगा। फिर हम यहाँ पर डी आर क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट को हम डी एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डी आर की जगह डी एस भी लिख सकते हैं और इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। अब हम ये मान लेंगे कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो सेम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो क्या बचेगा, ये एफ डी एस बचेगा, थीटा इक्वल टू 0। ये डी डब्ल्यू आ गया। तुम लोग जानते हो एफ की जगह पर हम एम ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और ए की जगह लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी। ए एक्सेलरेशन होता है, इसकी जगह डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। इस डी टी को आप इसके नीचे कर दीजिए, तो एम डी वी इंटू डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, ये वेलोसिटी के इक्वल होता है, डी एस अपॉन डी टी वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो एम डी वी इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, अब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो जो टोटल वर्क डन निकालोगे, जब टोटल वर्क डन W इक्वल टू क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो जो हमने ये स्मॉल वर्क डन निकाला है इसी का इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ लिमिट में देखो क्या लिखेंगे, बताओ लिमिट में क्या लिखेंगे। मैंने जब तुमको अभी पढ़ाया था तब मैंने शायद यहाँ x1 और यहाँ x2 लिखा था। अब हम x1 x2 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ इंटीग्रेशन जब मैंने किया था तो यहाँ dv नहीं था, dx था। जब dx होता है तो नीचे x1 और ऊपर x2 लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, dv, dv क्या है, वेलोसिटी, तो नीचे इनिशियल वेलोसिटी और ऊपर फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा u और यहाँ हो जाएगा v। बात समझ में आ गई। dv हमारी वेलोसिटी है, इसलिए नीचे इनिशियल वेलोसिटी और ऊपर फाइनल वेलोसिटी लिखा जाएगा। अगर यहाँ dx होता तो क्या होता, dx पोजीशन होती है तो नीचे इनिशियल पोजीशन लिखते और ऊपर फाइनल पोजीशन लिखते। तो अब ये w इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो dv ये कह रहा है कि v में इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाइए, m बाहर निकाल लेंगे फिर, क्योंकि इसमें तो इंटीग्रेशन का फार्मूला लगना नहीं है। तो m हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, अब v बचा ना, v की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन करते समय पावर में 1 ऐड कर देते हैं और फिर ये लिमिट्स जो आगे लिखी थी इनको पीछे लिख देते हैं। तो w इक्वल टू ये 1 + 1 कितना हुआ, 2, लेकिन अपान में 2 है ये, तो 1/2 हम कर लेंगे। अब इस v को हटाइए और इसके बदले में ये वाला v रख दीजिए, तो v की पावर 2,
फिर माइनस लगाइए, माइनस लगाने के बाद में इस u को यहाँ पे रख दीजिए, तो u स्क्वायर हो गया। तो W इक्वल टू हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो W इक्वल टू हो गया हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, के एफ माइनस। इस तरह से हम वेरिंग फोर्स के लिए भी डेरिवेशन कर सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, नोट कर लें। अब हम एक ऐसा न्यूमेरिकल बोल रहे हैं जिसमें हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और उस ग्राफ के द्वारा वर्क डन फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे अ वुमेन पुशेज अ ट्रंक, TRUNK, ट्रंक का मतलब कोई बड़ा सा बॉक्स, ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, which has a rough surface, full stop. She, SHE, applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Full stop. Thereafter, she gets progressively tired. And her applied force reduces. Linearly with distance to TO 50 Newton. Full stop. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. 200 नहीं है, 20 है, is 20 meter. Full stop. Plot the force applied by the woman and the frictional force which is 50 Newton. ये 50 न्यूटन कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स, which is 50 Newton versus 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 displacement. Full stop. Calculate the work done by the two forces over 20 meter. चलो भाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमें बनाना है एक ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ।
ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सेस पर हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और मीटर में ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किस में है? ये मीटर में। अप्लाइड फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस में। ट्रंक को पुश करने में वुमेन ने फोर्स लगाया है, तो उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस में। और ट्रंक पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बताओ कितना फोर्स लगाया वुमेन ने? हंड्रेड न्यूटन का फोर्स लगाया है। और कितनी डिस्टेंस तक ये फोर्स लगाया है बताओ? लिखा है ना क्वेश्चन में 10 मीटर तक। तो फोर्स कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होती है एक क्वांटिटी, ग्राफ बनाने के लिए मैंने कई बार तुम्हें बताया कि दो क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ बनता है। अगर एक चीज़ कांस्टेंट रहती है तो फिर ग्राफ हमारा वेरिंग एक्सिस के पैरेलल होता है। जैसे फोर्स कांस्टेंट है 100 न्यूटन फोर्स, तो ये 100 के सामने ही ग्राफ बना रहेगा। क्यों बना रहेगा 100 के सामने? क्योंकि फोर्स हमेशा 100 न्यूटन बना हुआ है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। कितने मीटर की डिस्टेंस तक बना हुआ है? ये 10 मीटर की डिस्टेंस तक बना हुआ है। तो ये डिस्टेंस जो तुम्हारी होगी ये 10 मीटर हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 मीटर। यहाँ पर तो 0 थी। तो वुमेन ने एक ट्रंक का मतलब बड़ा सा बॉक्स रेलवे प्लेटफॉर्म पर रखा था। फिर उसने उसको धक्का दिया तो कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन। और 100 न्यूटन फोर्स बना रहा। कितने दूर तक डिस्प्लेस करके ले गई वुमेन उसको? 10 मीटर। लेकिन इसके बाद वो थक जाती है। इसके बाद क्या करती है? अपने फोर्स को डिक्रीज कर रही है। वो डिक्रीज करते उसने फोर्स कितना कर दिया? 50 न्यूटन कर दिया। तो हमारा ग्राफ आकर के यहाँ रुक गया। और देखो ये जो फोर्स है ये है 50 न्यूटन। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी हो गई है? बोलो डिस्टेंस बोलो। 20 मीटर। तो वुमेन ने जो फोर्स लगाया उस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो ग्राफ बना वो ग्राफ है AB और BC। तो ग्राफ का पार्ट AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वुमेन जो फोर्स लगा रही है ट्रंक पर वो 100 न्यूटन बना हुआ है। और कितने डिस्टेंस तक उसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया? 10 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। जो बॉक्स होगा, ट्रंक का मतलब बॉक्स होता है, उस बॉक्स को इसने 10 मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया। उस दौरान 100 न्यूटन का फोर्स बना रहा। फिर बाद में क्या हुआ? अपने फोर्स को उसने लीनियरली कम किया। कम करते अब फोर्स कितना हो गया? 50 न्यूटन। और 20 मीटर का टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब वुमेन ने ट्रंक को धकेलना बंद कर दिया। ये बताओ, जैसे मान लो ये हमारा ट्रंक है, मेरे हाथ को तुम ट्रंक मान लो। अगर ट्रंक को हम धकेल रहे हैं ऐसे, तो इसमें फ्रिक्शन भी तो लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग के अपोजिट। स्लाइडिंग इधर हो रही है बॉक्स में,
इसलिए स्लाइडिंग के अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा और वो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी लिखवाई है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है और इसलिए हम इसको लिखेंगे 50, बल्कि -50 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे -50? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ट्रंक को आप स्लाइड करा रहे हो उसके अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए। और इस फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट ही बनी रहेगी। और ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। जानते हो सीधी लाइन में क्यों खींचता हूँ? ताकि हमेशा -50 के सीध में ही ग्राफ रहे। ग्राफ -50 की सीध में क्यों बना रहा हूँ ये बताओ? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा -50 ही है, इसलिए -50 के सामने ग्राफ रहेगा और 20 मीटर तक जाना है ग्राफ को। तो ये वाला जो ग्राफ है ये फ्रिक्शन का है और जो ABC ग्राफ है वो किसका है बताओ? है? हाँ, वो ABC ग्राफ तो वुमेन का जो फोर्स है वो उसका ग्राफ है। तो तुम्हें ABC क्या है? अ ग्राफ which represents, बना लो डायग्राम, which represents force of women। ठीक है। और एक नीचे नाम दे रहा हूं मैं, DE। DE क्या है? अ ग्राफ which represents force of friction, kinetic friction। ठीक है, तो ग्राफ बना लें और उसके नीचे की ये वैल्यू नोट कर लें। अब देखो इसमें हमको निकालना था वर्क डन बाय द वुमेन। तो वर्क डन बाय द वुमेन जब निकालना हो तो उसकी कॉन्सेप्ट याद रखना है तुम्हें। वर्क डन इक्वल टू एरिया, ये कॉन्सेप्ट है, एरिया बिटवीन FX ग्राफ। ये जो हमने ABC बनाया है इसे हम FX ग्राफ कहेंगे। क्यों कहेंगे FX ग्राफ? क्योंकि जो ये F है और ये X है, इसी के लिए तो हमने ग्राफ बनाया है। ये बिटवीन FX ग्राफ एंड X एक्सेस। तो जो तुम्हारा ये ग्राफ है ABC, इस ग्राफ और X एक्सेस के बीच में जो तुम्हारा एरिया घिरा हुआ है उस एरिया को निकालने। तो ज़रा ध्यान देना, इस पॉइंट का नाम F है और इस पॉइंट का नाम तो O हमने दिया ही दिया है। तो ABCFO इतना हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा? एरिया ABCFO। कुल मिला के जो ये ग्राफ होता है उस ग्राफ और X एक्सेस के बीच में जो भी एरिया आएगा वो एरिया निकाल लीजिए। यही एरिया आपके वर्क डन के इक्वल होगा। तो अब कैसे निकालोगे ये वाला एरिया? तुम इस पूरे पार्ट को एक और नाम दे देता हूं G। यहां पर इस पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ABGO, है ना? तो एरिया ABGO प्लस और कौन सा?
बोलते जाओ, बी सी एफ जी। ठीक, इस तरह से हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, ए बी जी ओ, ये तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ओ जी इंटू ओ ए। ये लेंथ हो गई ओ जी और ये ब्रेथ हो गई ओ ए। अब ये वाला कैसे निकालोगे, बी सी एफ जी वाला, ये तो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड है जी बी और एक है एफ सी, इनका सम कर दिया जाएगा, जी बी प्लस एफ सी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स कितनी है, ये जी एफ है ना। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, तो ये तुम्हारा आ गया, ओ जी कितना है देखो जरा, 10, ओ ए कितना है 100 प्लस 1/2, जी बी कितना है, जी बी 100 है, देखो ये जी बी कितना है, ये 100, और एफ सी कितना है, ये एफ सी ये 50 है। अब बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 10, यानी जी एफ कितना हो गया, ये भाई 10 और 20 के बीच में कितना हुआ, 10 ही तो हुआ। अब इसमें हमारा कितना आया, ये 1000, तो ये आया प्लस 1/2, ये 150 हो जाएगा, तो 70, हाँ 150 हो जाएगा। कहाँ पर 100 प्लस, यहाँ पर पैरेलल साइड्स तो ये है ना, जी बी और एफ सी, तो जी बी हमारा 100 है और एफ सी कितना है 50 है, तो 150 इंटू 10, 1000 प्लस कितना आ जाएगा ये बताओ, 750, तो 1750 जूल। अभी हमने एरिया निकाला था ना जो कि वर्क डन के इक्वल है, तो ये तुम्हारा W इक्वल टू हो गया इतना। ये आया वर्क डन बाई वुमेन, क्या आया है, वर्क डन बाई वुमेन, नोट कर लें, वर्क डन बाई वुमेन, वर्क डन बाई वुमेन आ गया। अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ठीक है, इक्वल टू कौन सा एरिया लिया जाएगा, अब फ्रिक्शन का ग्राफ तो ये है डीई, तो एरिया लिया जाएगा डी ई एफ ओ। चाहो तो यहाँ से भी तुम डॉट 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 बना सकते हो, तो ये हो जाएगा एरिया डी ई, ग्राफ वाले पॉइंट पहले लिखा करो, ग्राफ कौन सा है डी ई, तो ग्राफ वाले पॉइंट पहले लिखा करो, और एफ ओ ये बाद में हो जाएगा। ये भी देखो रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ हो जाए इसका कितना डी ई, ये देखो लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो जाएगी ई एफ, तो डी ई कितना रखोगे, डी ई 20 है ना, डी ई तुम्हारा इसके पैरेलल है ना, तो जितनी ये वैल्यू होगी उतनी ही ये वैल्यू होगी, तो 20 है ये वैल्यू, माइनस का साइन बना दें या इसमें फोर्स के साथ बना देना, डी में 20 हो गया, ई एफ कितना हो जाएगा, ई एफ कितना हो जाएगा -50, तो ये तुम्हारा
हो गया माइनस का 1000 जूल। ये आ गया वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो हमने ये निकाला वर्क डन बाई वुमेन और ये निकाला वर्क डन बाई फ्रिक्शन। वुमेन का वर्क डन पॉजिटिव है और वुमेन का वर्क डन नेगेटिव है। अब एक चीज़ ध्यान देना है, जब ट्रंक को पुश कर रही थी वुमेन तो उस पर दो फोर्स लग रहे थे, एक तो वुमेन ने फोर्स लगाया, दूसरा कौन सा, फ्रिक्शन। तो दो फोर्स लग रहे हैं तो कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा फोर्सेस लगते हैं, तो कुछ फोर्सेस का वर्क डन पॉजिटिव होता है जैसे यहाँ आया, और कुछ फोर्सेस का वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लें।